अगर मान लो पाकिस्तान के पास पैसे भी होते वाटर रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने के लिए, तब भी प्रॉब्लम पाकिस्तान को आती, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज और एलीट लोगों का इन्फ्लुएंस सब कुछ बिगाड़ देता है। इन क्रॉप्स को बैन करना या इन क्रॉप्स को डिस्करेज करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के एलीट लोग इतने पावरफुल हैं कि वो ऐसे किसी भी अटेम्प्ट को रोक देते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक आम नजारा यह होता है कि लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी होती है एक बड़े से पानी के टैंकर के पीछे, और वहां सब लोग अपने कैंस भरने का वेट कर रहे होते हैं ताकि रोज के पानी का जुगाड़ किया जा सके। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक सीरियस वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है, और अब तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया है, जिसके चलते अब पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस से वाटर स्कार्स कंट्री बन गया है। बहुत लोग पाकिस्तान में इस पानी की कमी का ब्लेम देते हैं कि डैम्स और कनाल्स जो है वो सही से नहीं बनाए गए हैं, या फिर पड़ोसी देश जैसे कि भारत या फिर अफगानिस्तान ने जो नदियों के ऊपर डैम्स बनाए हैं उन पर ब्लेम दिया जाता है। लेकिन असल में प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान के जो एलीट लोग जैसे कि मिलिट्री और बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है, उन्होंने पानी के रिसोर्सेज पर कंट्रोल जमा लिया है। इसका रिजल्ट यह हुआ है कि पूरे देश को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इन एलीट लोगों ने पाकिस्तान के पानी के सिस्टम को अपने फायदे के लिए कंट्रोल किया, और कैसे एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश धीरे धीरे केओस की तरफ जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, पाकिस्तान की वाटर क्राइसिस कई बड़े इशू से जुड़ी हुई है। 1947 में जब आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुए, पार्टीशन हो गया, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। इस वजह से हर साल पाकिस्तान में पानी की डिमांड 10% तक बढ़ जाती है, जो वाटर रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने का काम करती है। ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ज्यादा कमजोर है। हम जानते हैं कि आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मिलिट्री को ज्यादा पैसा मिलता है, सिविल ऑफिसर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है, और फूड और फ्यूल जो है पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। इस सब के बाद सरकार के पास डैम्स, रिजर्वायर और कैनाल्स बनाने के लिए पैसा ही नहीं बच पाता, जबकि पाकिस्तान में हर साल पानी की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। वहां उससे मैनेज करने की कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है। रीजन है पाकिस्तान की पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, और जितना भी पैसा है उसको गलत सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान ने इन्वेस्ट करने का काम किया। आतंकवाद के अंदर पाकिस्तान ने पैसा इन्वेस्ट किया, भारत के अंदर पाकिस्तान ने इंस्टेबिलिटी क्रिएट करवाने के लिए काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, अपनी आर्मी के ऊपर पैसा खर्च किया, और आर्मी में खुलकर पाकिस्तान में करप्शन भी है। इसके चलते पाकिस्तान की पानी की समस्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की वाटर क्राइसिस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां के एलीट लोग, जिन्होंने बेसिकली देश के पानी के सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उस पूरे सिनेरियो को समझना, अगर मान लो पाकिस्तान के पास पैसे भी होते वाटर रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने के लिए, तब भी प्रॉब्लम पाकिस्तान को आती, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज और एलीट लोगों का इन्फ्लुएंस सब कुछ बिगाड़ देता है। अब समझने के लिए कि पाकिस्तान अपनी वाटर क्राइसिस को क्यों सोल्व नहीं कर पा रहा, चलते हैं हम जॉर्डन का एग्जांपल लेते हैं। जॉर्डन जो है, आपने सुना होगा नाम, एक ऐसा देश है जो लगभग पाकिस्तान के समस्या जैसी ही समस्या को फेस करने का काम कर रहा है। सेम प्रॉब्लम जॉर्डन भी फेस कर रहा है। जॉर्डन एक नेचुरली ड्राई और एरिड एरिया है। उसके पास एक ही रिवर है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर, और उसी के नाम पर ही कंट्री का नाम भी रखा हुआ है। लेकिन अब वो रिवर जो है वो भी ऑलमोस्ट सूख चुकी है। जॉर्डन रिवर का पानी का फ्लो जो है उसके हिस्टोरिकल एवरेज का अब सिर्फ 10% रह गया है। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है वहां पर जिसका नाम है यारमोक रिवर, वो भी अब बहुत ज्यादा सूख चुकी है। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह जॉर्डन भी अपना पानी इजराइल और सीरिया के साथ शेयर करता है, और जॉर्डन भी कंप्लेन करता है कि इजराइल और सीरिया उसका पानी जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान पर ब्लेम करता है। जॉर्डन ने अपनी नेशनल वाटर स्ट्रेटजी बनाई है, जिससे वो वाटर क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि उन्होंने अपने किसानों को एनकरेज किया कि वो ऐसी क्रॉप्स को उगाएं जो ज्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करती। उन्हें ऐसी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोला गया जो कम पानी में भी ग्रो की जा सकती हैं, जिनका जो वाटर गजलिंग क्राइटेरिया है वो कम कर दिया गया। इसके लिए जॉर्डन ने एक वाटर टैरिफ लगाया, यानी कि पानी के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाने का काम किया। यानी ऐसे क्रॉप्स जैसे व्हीट और बार्ली को उगाने में कॉस्ट बढ़ गई, जिसके चलते ताकि फार्मर्स नेचुरली ऐसी क्रॉप्स की तरह शिफ्ट हो जाएं जो कम पानी लेते हो। इस पॉलिसी का इफेक्ट यह हुआ कि जो क्रॉप्स ज्यादा पानी लेती हैं उनको उगाना महंगा पड़ने लगा। इस वजह से जॉर्डन के किसानों ने नेचुरली उन्हें उगाना जो था वो कम कर दिया। फिर क्या हुआ, फार्मर्स को मोटिवेट किया गया कि ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाए जो कम पानी लेती हैं, जैसे कि टमाटर को प्रमोट किया गया वहां पर, बैंगन को प्रमोट किया गया वहां पर, जो उगाने में और भी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं और पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का इशू यह है कि वहां कोई भी पावरफुल एलीट को मजबूर नहीं कर सकता कि वो देश के इंटरेस्ट में चेंजेस लेकर आए। जितने भी पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, उनका इंटरेस्ट पानी से ज्यादा
उनका इंटरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और ये लोग रिफॉर्म्स को ब्लॉक करते हैं, रिफॉर्म्स जो जरूरी है पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के पानी के वाले क्राइसिस को सोल्व करने के लिए। पाकिस्तान में पानी का सबसे ज्यादा यूज जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर होता है। लगभग पाकिस्तान का 90 से 95% पानी जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है। एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर शेयर 20% के आसपास है, और 40% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है एग्रीकल्चर। इस वजह से फार्मर्स के पास काफी ज्यादा पावर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कैश क्रॉप सेक्टर के रिफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान में 4 मेजर क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। एक चावल हो गया, एक गेहूं हो गया, गन्ना हो गया और कपास हो गया। ये मिलकर पाकिस्तान देश के 80% से ज्यादा पानी को इस्तेमाल कर लेती हैं। ये क्रॉप्स बहुत ज्यादा पानी लेती हैं, जो पाकिस्तान के ऑलरेडी लिमिटेड वाटर सप्लाई को और ज्यादा स्ट्रेस में डालने का काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन क्रॉप्स को बैन करना या इन क्रॉप्स को डिस्करेज करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के एलीट लोग इतने पावरफुल हैं कि वो ऐसे किसी भी अटेम्प्ट को रोक देते हैं। अब शुगर सेक्टर है उसकी ही अगर हम बात करें, शुगर सेक्टर जो है वो क्लियरली दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा डीप रूटेड है। पाकिस्तान के शुगर बैरन्स जो है, यानी कि गन्ने के मिल वाले जो लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के अंदर छाए हुए हैं। इनके पास पॉलिटिकल पावर भी है और इंडस्ट्री पर कंट्रोल भी है। जैसे कि एक नाम है, मैं अगर आपको बताऊं, जहांगीर तारीन, जो एक बड़े शुगर बैरोन हैं। उन्होंने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को शुरू में फंड भी किया था। पीटीआई की एक इंपॉर्टेंट एलाई जिसका नाम है पीएमएलक्यू, उनके पास भी बहुत सारी शुगर मिल्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लीडर हैं शाहबाज और नवाज शरीफ, वो भी शरीफ ग्रुप के थ्रू शुगर मिल्स को चलाने का काम करते हैं। और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री भी शुगर मिल्स चलाती है आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू। उनके लिए यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसे छोड़ने का उनका कोई भी प्लान नहीं है। पाकिस्तान के काफी पावरफुल एलीट लोगों को शुगर उगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस वजह से सरकार जब इसकी प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करती है तो उसमें उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ये लोग जो हैं वो सब्सिडीज और प्राइस फिक्सिंग पॉलिसीज का फायदा उठाते हैं, जिससे शुगर प्रोडक्शन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाता है। तो चाहे गन्ना कितना भी पानी क्यों ना ले ले, पाकिस्तान के एलीट लोग इसे उगाते रहेंगे और मुनाफा कमाते रहेंगे, चाहे आम पब्लिक को इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान ही क्यों ना होता रहे। कॉटन का भी एक एग्जांपल अगर हम लें, कॉटन यानी कि कपास भी एक ऐसी ही कैश क्रॉप है जो बहुत ज्यादा पानी लेती है, लेकिन कॉटन को हटाया पाकिस्तान में नहीं जा रहा है। इस बार रीजन एलीट का प्रेशर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी है। अब समझिए, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 60% जो है वो कॉटन से आता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज कमाने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है, स्पेशली जब पाकिस्तान को बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ता है। इस वजह से पाकिस्तान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और पावर ब्रोकर्स हैं, वो कॉटन प्रोडक्शन को फेस आउट नहीं कर सकते हैं, बल्कि और बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2025 तक कॉटन प्रोडक्शन डबल करने का टारगेट रखा गया है पाकिस्तान के अंदर, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े और पाकिस्तान का फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉटन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 0.3% कंट्रीब्यूट करने का काम करती है। यानी कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद भी पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर कॉटन का कुछ ज्यादा योगदान नहीं है। ये स्ट्रेटेजी जो है पाकिस्तान की, शॉर्ट टर्म में तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कुछ टाइम के लिए सपोर्ट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो नुकसान पानी के रिसोर्सेज का होगा उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। और ये सिर्फ शुगर और कॉटन तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान की मिलिट्री भी पानी ज्यादा लेने वाले एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को 1 मिलियन एकड़ लैंड अलॉट की है। सोचिए, 1 मिलियन एकड़ लैंड। ये एरिया जो है वो दिल्ली से लगभग 3 गुना ज्यादा है, जहां कॉटन और शुगर जैसे क्रॉप्स जो है वो फ्यूचर के अंदर उगाए जाएंगे। ये वही क्रॉप्स है जो पाकिस्तान के पानी के रिसोर्सेज को खाली कर रहे हैं। मिलिट्री, पॉलिटिशियंस और दूसरे पावर ब्रोकर्स ने इंडस्ट्री में डीपली इन्वेस्टेड कर चुके हैं, जिससे रिफॉर्म्स और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो पानी ज्यादा लेने वाले क्रॉप्स और अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस छोड़ देगा, यह पॉसिबिलिटी जो है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। लेकिन सिर्फ क्रॉप्स ही पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर वाटर रिसोर्सेज का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो भी इस क्राइसिस को बिगाड़ रहा है। और इसका मेजर रीजन है एलीट लोगों का इंटरफेरेंस, जो पॉलिसीज और रिसोर्सेज को पब्लिक की हेल्प से हटाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1950s में पाकिस्तान ने एक एजेंसी बनाई थी जिसका नाम था वापदा,
वापदा यानी कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका काम था पावर और पानी का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पाकिस्तान के अंदर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना, इरिगेशन सिस्टम बनाना, पानी की सप्लाई और फूड फ्लड कंट्रोल करना, यह सब वापदा के अंडर आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वापदा का स्ट्रक्चर पब्लिक वेलफेयर एजेंसी जैसे नहीं है जैसे कि दूसरे डेमोक्रेसी बेस्ड कंट्रीज में होता है। यहां सिविलियन एक्सपर्ट्स नहीं, वापदा के अंदर मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स इस एजेंसी को चलाने का काम करते हैं। वापदा के चेयरमैन एक रिटायर्ड जनरल हैं जिसके पास ना तो वोटर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है ना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। यह मिलिट्री कंट्रोल एक पुराने डिक्टेटरशिप सिस्टम की कहानी है। इससे दो काम हो जाते हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को नौकरियां मिल जाती है और मिलिट्री का सिविल गवर्नेंस पर कंट्रोल भी जो है वो बना रहता है। इसका रिजल्ट यह है कि पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट वोटर मैनेजमेंट बॉडी को ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज या क्वालिफिकेशन ही नहीं है। यह सिचुएशन एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट करती है, मतलब कोई एक्सपर्ट लीडरशिप ही नहीं है जो पाकिस्तान के वोटर क्राइसिस को प्रॉपरली हैंडल कर सके। ऊपर से पाकिस्तान की वीक कोलिशन गवर्नमेंट्स जो मिलिट्री पर डिपेंड करती हैं वो भी इस इशू को टच नहीं करती, क्योंकि उनके पॉलिटिशियन, उनको भी पॉलिटिकल बैकलैश का डर होता है। और जब इन ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन होता है तो सरकार अक्सर उसे इग्नोर करने का काम करती है। साथ में एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, वो है पानी की चोरी की। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पानी की चोरी कनाल्स के थ्रू की जाती है। कनाल्स के अंदर पाइप डालकर या फिर छोटे छोटे टनल्स बनाकर पाकिस्तान का 75% से 60 से 75% जो पानी है वो चोरी कर लिया जाता है। आप सोचो, इतना बुरा हाल हो चुका है यहां पर। और साथ में कैनाल का पानी जो है वो इतना सस्ता है पाकिस्तान के अंदर कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरे पाकिस्तान में अगर आप पूरा साल कैनाल से पानी इस्तेमाल करते हो तो सालाना आपको 400 से 500 रुपए पर एकड़ का एनुअल टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स लगभग $2 से $3 के आसपास हो जाता है। इस छोटी सी अमाउंट के बदले जो किसान है वो लगभग अनलिमिटेड पानी इस्तेमाल करते हैं। भारत के अंदर भी यह सिस्टम है, बट स्टिल भारत की सरकार जो है वो इन क्रॉप्स को हटाकर, जो ज्यादा पानी लेती है, दूसरी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाने का काम कर रही है। पर पाकिस्तान में आप जानते हो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, मिलिट्री सब कुछ चलाती है। मिलिट्री का फायदा जिसके अंदर होगा वही चीज पाकिस्तान के अंदर चलती रहेगी। पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वोटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खराब कंडीशन में है और इस वजह से बहुत ज्यादा पानी जो है वो पाकिस्तान में बर्बाद भी हो जाता है। पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम दुनिया के सबसे इनएफिशिएंट सिस्टम में से एक है। सिर्फ 39% पानी ही खेतों तक पहुंच पाता है, लगभग 60% पानी जो है वो रास्ते में ही वेस्ट हो जाता है। और साथ में पाकिस्तान की सरकार के साथ ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। और समरी में अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान का वोटर क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है जिसमें एलीट लोगों का कंट्रोल, पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेकार पॉलिसीज शामिल हैं। सॉल्यूशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान की यूनिक पॉलिटिक्स और पावर में बैठे लोग रिफॉर्म्स नहीं होने देते हैं। मिलिट्री का पानी वाले फार्मिंग सेक्टर में डीप इन्वॉल्वमेंट और एग्रीकल्चर लॉबी का कंट्रोल इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा सीरियस बनाने का काम करता है। साथ में अगर बड़े और जल्दी इन सभी चीजों के ऊपर चेंजेस नहीं लेकर आए गए तो पानी की कमी पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एनालिसिस। ऐसे एनालिसिस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।